हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग थ्रेड का मेजरमेंट पढ़े थे। आज उसी के आगे का टॉपिक है हमारे पास लिक्विड का मेजरमेंट, लिक्विड लेवल का मेजरमेंट ऑफ लिक्विड लेवल यानी कि द्रव तल का मापन। किसी भी टंकी में या किसी बर्तन में द्रव का तल कितना ऊंचाई तक भरा हुआ है, द्रव कितनी ऊंचाई तक है, इसका मापन करने के लिए आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसें यूज की जाती हैं और कैसे द्रव तल का मापन किया जाता है। सबसे पहले हमको जानना होगा द्रव तल के मापन को समझने से पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत को। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? यदि किसी द्रव में कोई भी ठोस पिंड या कोई भी वस्तु डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है और भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, या यूं कहें कि जो पिंड का आभासी भार होता है वो शून्य होता है। अर्थात पिंड पर जितना नीचे की तरफ बल लगता है उतना ही पिंड पर ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है, इसलिए पिंड का आभासी भार शून्य हो जाता है और वस्तु तैरती है। ऊपर की तरफ जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल यानी कि बायंट फोर्स। और नीचे का बल क्या लगता है? इस वस्तु का भार, जो वस्तु उस द्रव में तैर रही होगी उसका भार। तो ये दोनों बल यानी कि वस्तु का भार नीचे की ओर और जो उत्प्लावन बल यानी कि बायंट फोर्स जिसको हम Fb से दर्शाते हैं, ये दोनों बल जब बराबर हो जाते हैं यानी कि Fb इक्वल टू हो जाएगा W, तभी वस्तु तैरेगी। इस कंडीशन में वस्तु तैरेगी यानी कि नीचे की तरफ जितना बल होगा उतना ही बल ऊपर की तरफ, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यानी कि परिणामी बल हो जाएगा शून्य। तब ना ही वस्तु ऊपर जाएगी ना ही वस्तु नीचे जाएगी, जहाँ पर है वहीं पर तैरती रहेगी। अब इसमें हमको द्रव तल का मापन करना है, तो अब इस फार्मूले को हम लोग देख चुके हैं कि यानी कि पिंड तभी तैरेगा जब जितना बल नीचे की तरफ लग रहा उतना बल ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम इसके लिए कैसे क्या क्या कंपोनेंट्स लगाते हैं उसको देखेंगे। देखें, मान लीजिए यह टंकी है जिसमें हमको द्रव तल का मापन करना है। अब उसके लिए हम लगा देते हैं एक फ्लोट, मतलब जो तैरता है। ठीक, अब इस फ्लोट को हम इस पे जब रखेंगे द्रव तल पे तो ये इसमें डूबेगा नहीं, ये ऊपर तैरता ही तैरेगा यानी कि जैसे जैसे द्रव का तल ऊपर घटता जाएगा तो ये फ्लोट ऊपर उठता जाएगा, और जैसे जैसे द्रव का तल नीचे जाएगा ये फ्लोट नीचे की तरफ आता जाएगा। अब यदि इसी फ्लोट को हम एक रस्सी के द्वारा कनेक्ट कर दें और इस पर लगा दें, लटका दें कुछ भार लटका देते हैं। अब ये भार बैलेंस कर लेगा इस फ्लोट को। तो जैसे जैसे द्रव का तल ऊपर जाएगा ये फ्लोट ऊपर जाएगा, तो ये डोरी इधर खींचेगी जो कि पुली पर लिपटी हुई है, डोरी इधर खींचेगी यानी कि भार नीचे की तरफ आएगा। अब यदि इसी डोरी पर हम एक कोई इंडिकेटर लगा दें और उस इंडिकेटर के सामने एक स्केल बना दें जिसका कैलिब्रेशन हम इस लिक्विड के लेवल के हिसाब से कर दें, तो यहाँ पर कैलिब्रेटेड स्केल पर क्या बताएगा हमारा ये फ्लोट, इसके अंदर लिक्विड का लेवल कितना है, द्रव का तल कितना है, वो हम इस स्केल पर देख सकते हैं। अब यदि इसी का आवर्धन हमको बढ़ाना है, मैग्नीफाई करना है, तो उसके लिए क्या करें? हम यहीं पुली पर ही एक इंडिकेटर लगा दें और उस इंडिकेटर से एक स्केल यहाँ पर हम कुछ कर्व मॉडल का जोड़ दें। तो अब फ्लोट ऊपर जाएगा तो इससे लगी हुई डोरी भी ऊपर जाएगी जिससे ये नीचे घूमेगा, नीचे घूमने के साथ साथ पुली भी घूमेगी। तो यहाँ पर यदि हम इस पुली से टच कराते हुए इंडिकेटर लगा दें, एक सूचक लगा दें यानी पॉइंटर, तो जैसे जैसे ये मुड़ेगा, ये कोण थीटा मुड़ेगा, तो इधर थीटा मुड़ रहा है तो ये इधर ज़्यादा दूरी तय करेगा इसकी अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा विस्थापित होगा। तो यहाँ पर हम बहुत मिनिमम वैल्यू, बहुत कम वैल्यू का भी मापन अच्छी तरीके से स्केल पर कर लेंगे। या इसी के मापन के लिए हम चुंबक लगा दें। तो चुंबक क्या करेगा? मान लीजिए कि ये एक चुंबक हम लटका दिए हैं जिसको भीतरी चुंबक बोल रहे हैं, इस पुली से इससे जुड़ा हुआ एक स्केल यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर है। अब इस चुंबक के बगल दो और चुंबक हैं, तो ये दोनों चुंबक इस पे तैर रहे हैं एक फ्लोट के माध्यम से,
दोनों चुंबक इस दरों के तल पर तैर रहे हैं। अब जब ये चुंबक ऊपर की तरफ जाएगा तो इससे आकर्षित होगा हमारे ये भीतरी चुंबक भी ऊपर की ओर जाएगा। जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो इससे लगी हुई डोरी नीचे आएगी, इससे जो पुली है वो घूमेगी और उससे लगा हुआ इस टाइप का एक इंडिकेटर यानी पॉइंटर, अब ये इस स्केल पर इसका दरों का तल बताएगा कि इस टंकी में कितना दरों का तल है। इस तरीके से हम दरों के तल का मापन कर लेंगे आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से फ्लोट के माध्यम से। और यदि हमको विभवमापी के द्वारा, पोटेंशियोमीटर के द्वारा हमको विभव का मापन करना है तब भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखें। इसके लिए हम एक विभवमापी लगाते हैं। विभवमापी पर ये मान लीजिए ये लंबाई का एक कोई तार लपेटा हुआ है ये, ठीक। विभवमापी का एक जगह यहाँ लगा हुआ वोल्टेज आउटपुट, यानी कि यहाँ पर हम वोल्टेज कितना मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज ये यहाँ से मापा जाएगा और एक बैटरी के माध्यम से हम इनपुट वोल्टेज इस विभवमापी को दे रहे हैं। विभवमापी से जुड़ा हुआ एक स्लाइडर रहता है, ये स्लाइडर है। ये स्लाइडर क्या करता है, ये जो तार लगा हुआ है जिसका प्रतिरोध R मान लीजिए है, तो ये स्लाइडर इस प्रतिरोध पर आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये लंबाई आगे बढ़ती जाएगी तो उसका वोल्टेज परिवर्तित होगा। अब इसी जो स्लाइडर है, इसी स्लाइडर से हम क्या करें कि इस स्लाइडर को हमको खिसकाना है, तो इसी से जुड़ा हुआ हम एक पिवट के माध्यम से इस टाइप का एक छड़ लगा दें। उसी से जुड़ा हुआ नीचे हम लगा दें एक फ्लोट इस दरों में तैरेगा। अब जैसे जैसे ये दरों का तल ऊपर बढ़ता जाएगा ये फ्लोट भी ऊपर उठेगा, क्योंकि यहाँ पर हिंज है। अब ये लंबाई तो कम हो नहीं पाएगी, तो ये फ्लोट ऐसे ऊपर जाएगा। इधर जब फ्लोट जाएगा तो इधर ये जो लीवर बंधा हुआ इससे ये भी इधर खिसकेगा, तो यानी कि अब इसके साथ जुड़ा हुआ स्लाइडर वो भी इधर आएगा तो ये इसमें लंबाई बढ़ रही है। जो प्रतिरोध R है ये इस तरफ खिसक रहा है, खिसकते खिसकते इधर आएगा। जितना अधिक इधर खिसकेगा उतना ही अधिक वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन आएगा। और उस आउटपुट वोल्टेज को हम कैलिब्रेटेड कर दें तो यहीं से हमारा पता चल जाएगा इस वोल्टेज के माध्यम से, आउटपुट वोल्टेज के माध्यम से, कि इस टंकी में दरों का तल कितना है। अब यदि हमको विद्युत प्रतिरोध के द्वारा, अगला है विद्युत प्रतिरोध द्वारा द्रव तल का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ लिक्विड लेवल बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध द्वारा हमको मापन करना है दरों के तल का। तो देखें कैसे करेंगे। इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का दिखा रहा है। ये हमारा टंकी जिसमें दरों का तल मापन करना है। इससे जुड़ा हुआ एक पाइप है। पाइप के आगे ये जो आपको गहरे कलर का दिखाई दे रहा है ये है पारा। इसमें ये पारा भरा हुआ है। पारा यहाँ पर हमारा एक कंडक्टर का काम करेगा यानी सुचालक का काम करेगा। पारा से ऊपर ये कई सारे प्रतिरोध आए हुए हैं, कई सारे तार आए हुए हैं। अब ये तार जा करके एक बैटरी से जुड़े हुए हैं और बैटरी के बगल में लगा हुआ है एम्पियर मीटर। एमीटर यानी कि ये क्या करेगा, धारा का मापन करेगा, ठीक। अब ये जो प्रतिरोध है यहाँ पर लटक रहा है, एक क्षण दिख रहा होगा जिसका प्रतिरोध यहाँ पर माना गया कितना R। हर एक क्षण का प्रतिरोध R है। अब जैसे जैसे इसमें दरों का तल बढ़ेगा यानी कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो यानी कि यहाँ पर दाब अधिक होता जाएगा। दाब अधिक होगा तो यह इस दाब के माध्यम से ये क्या करेगा, इस पारे को धक्का मारेगा तो ये पारा ऊपर उठेगा। और जैसे जैसे यहाँ पर दरों का तल घटेगा तो यहाँ पर दाब कम होगा, क्योंकि दाब हम P बराबर जानते हैं ρGH होता है, जहाँ H क्या होता है, उस बिंदु की गहराई, दरों के तल से उस बिंदु की गहराई जहाँ पर हमको दाब निकालना है। अब यदि यहाँ पर हमको दाब निकालना है और दरों का तल यहाँ से H ऊंचाई है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दाब ρGH, यानी कि H का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर दाब का मान भी बढ़ेगा और H का मान जैसे जैसे घटेगा यहाँ पर दाब का मान घटेगा। तो ये दरों का तल बढ़ रहा होगा तो यहाँ पर दाब बढ़ेगा तो यहाँ से ये दरों आएगा इस पाइप में, जिससे ये पारा ऊपर उठेगा। और यदि दरों का तल घटेगा तो यहाँ पर दाब भी घटेगा, जिससे अब पारा ये इधर खिसकेगा। यानी कि दरों का तल बढ़ने से पारा इधर ऊपर की ओर चढ़ेगा। चूँकि ये पारा हमारा एक कंडक्टर का काम कर रहा है तो यहाँ पर अब ये संपर्क छड़ जो जुड़ा हुआ है
ये यहाँ तक अब पारा मान लीजिए पहुँच गया, तो इधर का राड तो किसी काम का नहीं। अब इधर का जो क्षण है अब उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब पारा हमारा यहाँ तक पहुँच गया है तो ये कंडक्टर का काम करने लगेगा। तो यहाँ पर ये प्रतिरोध अब इसका इस क्षण का प्रतिरोध कम हो जाएगा। अब क्षण का प्रतिरोध कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो एमीटर है वो धारा का मान अधिक बताएगा। और जब ये पारा का तल नीचे गिरेगा तो ये क्षण और लंबी दिखेगी हमको, यानी इफेक्टिव लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये आर यानी प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो यहाँ पर एमीटर का मान कम हो जाएगा, यानी एमीटर पर जो वैल्यू बताएगा वो कम हो जाएगा, यानी करंट का मान कम हो जाएगा। तो यदि इस करंट को, इस धारा को हम इस लिक्विड के आधार मानकर लिक्विड के हिसाब से एमीटर को यदि कैलिब्रेटेड कर दें तो यहाँ से ये एमीटर ही हमको इस लिक्विड लेवल को बताएगा। ठीक, आगे देखें। मेजरमेंट ऑफ लिक्विड लेवल बाय इंडक्टिव मेथड। प्रेरकीय विधि से हमको मेजरमेंट करना है लिक्विड के लेवल का। देखें, ये है एक टंकी, ये दिख रहा है आपको, ये टंकी है। टंकी में हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ध्यान रहे, इसके लिए कंडीशन है कि उस लिक्विड का ही हम उस लिक्विड का ही तल माप सकते हैं जो विद्युत का सुचालक यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होना चाहिए। उसी द्रव का हम इस माध्यम से तल माप सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ है वो कंडक्टर का काम करेगा, यानी सुचालक ही रहेगा, विद्युत का सुचालक रहेगा। अब इस पर लपेटी होती है एक कुंडली, जिसको हम द्वितीय कुंडली बोल रहे हैं, S2 सेकेंडरी वाइंडिंग, और एक यहाँ पर है प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली को आपस में एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर कनेक्ट किया गया है सीरीज से। यहाँ से जुड़ा हो, ये इधर से आए सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ये दोनों कुंडली। जैसे ये द्रव का तल बढ़ेगा ऊपर, इस कुंडली के प्रेरकत्व में परिवर्तन आएगा। कुंडली के प्रेरकत्व में परिवर्तन हो जाएगा तो यहाँ से लगा हुआ एक एसी स्रोत आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एसी स्रोत यानी कि बैटरी वगैरह कुछ हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ से अब इस विद्युत जो आ रही इधर से करंट, वहाँ से फिर बताया गई आउटपुट वोल्टेज जब इस प्रेरकत्व में चेंज आएगा तो अब जो आउटपुट वोल्टेज का मान है वो भी चेंज हो जाएगा। और इस चेंजमेंट को हम यदि कैलिब्रेटेड कर दें तो उस कैलिब्रेशन के हिसाब से इस टंकी में द्रव के तल को हम माप सकते हैं। इसमें ध्यान रहे कि जो लिक्विड है उसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होना चाहिए, विद्युत का सुचालक होना चाहिए, तभी प्रेरकत्व विधि से हम द्रव के तल का मापन कर सकते हैं। अगला है धारिता विधि से, यानी कैपेसिटेंस के माध्यम से हमको लिक्विड लेवल को मापना है। मेजरमेंट ऑफ लिक्विड लेवल बाय कैपेसिटेंस मेथड। धारिता विधि, धारिता मतलब संधारित्र ही धारिता का काम करता है। कैपेसिटर का गुण ही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस क्या करता है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। ठीक, यहाँ पर देखें, ये टंकी है जिसमें हमको द्रव का तल का मापन करना है। यहाँ पर अब हम एक प्लेट ये लगा दें, यानी कि एक संधारित्र ये है, संधारित्र का एक प्लेट ये और संधारित्र का दूसरा प्लेट ये है। और इसमें भी ये ज़रूरी है कि जो द्रव तल है, जो द्रव इसमें यूज हो रहा है जिसका तल हमको मापना है वो भी विद्युत का सुचालक ही होना चाहिए। अब एक प्लेट ये है और एक प्लेट, ये दोनों मिला करके एक संधारित्र का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में यानी संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करती हैं और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड का। तो यहाँ पर एक प्लेट ये हो गई P1 और एक प्लेट ये है P2। अब इस P1 और P2 को मिला करके एक हमारा कैपेसिटर बन जा रहा है। और एक प्लेट हम इस द्रव के तल को ऊपर को भी मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर है। तो एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये, इन दोनों प्लेट को भी हम मिला लेंगे तो ये भी एक कैपेसिटर बन जाएगा, ये भी एक संधारित्र बन गया। अब यानी कि यहाँ पर दो संधारित्र हो गया है, एक संधारित्र इन दोनों प्लेटों को मिला करके एक संधारित्र इन दोनों, यानी कि P1 और P2 को मिलाएंगे एक संधारित्र
और P2 और इस लिक्विड के लेवल को मिलाएंगे, ये दूसरा संधारित्र। मान लीजिए जो P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस है वो D है और P2 और लिक्विड के लेवल का डिस्टेंस मान लीजिए D डैश है। अब ध्यान दें, यदि हम तो जैसे जैसे इस लिक्विड के लेवल यानी H में परिवर्तन होगा वैसे वैसे D डैश में भी चेंज आएगा। और D डैश में यदि परिवर्तन होगा, चूंकि हम लोग जानते हैं C बराबर क्या होता है, कैपेसिटर का धारिता C A एप्सिलॉन नॉट अपान D, जहाँ A क्या होता है आच्छादित क्षेत्रफल इस प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और D क्या होती है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी परिवर्तित होगी तो ये C का मान भी बदलेगा। तो इसी बेस पर हम यहाँ से लिक्विड का लेवल निकालेंगे। देखें, इसके लिए यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी हुई है P1 से, यहाँ से एक AC स्रोत लगा हुआ है, AC स्रोत एक P1 से जुड़ा हुआ और यहाँ से आकर के ये P2 से कनेक्ट हो गया। ठीक, यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज बताएगा जिसको हम वोल्टमीटर वगैरह से माप लेते हैं। अब जैसे जैसे इस संधारित्र की धारिता में चेंजमेंट आएगा उसी हिसाब से आउटपुट वोल्टेज में भी परिवर्तन होगा। आउटपुट वोल्टेज को यदि हम कैलिब्रेशन कर दें तो यही आउटपुट वोल्टेज ही हमारा इसमें इस टंकी में लिक्विड के लेवल को बताएगा। अब कितना लिक्विड लेवल होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए आगे देखें। पहला जो धारिता है C1 वो किस में है, प्लेट P1 और P2 के बीच। प्लेट P1 और P2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कितना माने हैं D, तो यानी कि C1 बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D और C2 क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D डैश। C2 किसको माने हैं P2 और लिक्विड के लेवल के बीच का जो धारिता है वो C2 है। तो P2 और लिक्विड के लेवल का जो डिस्टेंस था कितना था D डैश। अब ध्यान से देखो तो ये P1 ये P2 ये लिक्विड का लेवल आपस में ये एक श्रेणी क्रम में है, यानी कि अब यहाँ से इस तुल्य धारिता निकालना हमको C1 और C2 को लेकर के, तो कितना आ जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि यदि संधारित्र की तुल्य धारिता निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है 1/C, जहाँ C क्या है तुल्य धारिता बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस आगे जितना भी हो जोड़ते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दो ही कैपेसिटर है इसलिए C1 और C2 ले रहे हैं, तो इसको हल करेंगे तीसरा इधर गुणा करा दे तो क्या हो जाएगा C1 धन C2 अपान C1 C2 बराबर 1/C। 1/C बराबर क्या हो जाएगा C1 धन C2 अपान C1 C2। यदि C का मान निकालना हो तो इसी को हम क्या करें पलट दें, तो इधर भी पलट देंगे, दाहिने और बाएं तरफ को उल्टा कर दें, तो यानी C बराबर क्या हो जाएगा ये भी उल्टा हो जाएगा C1 C2 अपान में C1 प्लस C2। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया C बराबर C1 C2 अपान में C1 धन C2। इसका थोड़ा सा चेंज होता है विद्युत वाले से। विद्युत का यदि प्रतिरोध R है तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। श्रेणी को हम समांतर के जैसा फार्मूला यूज करते हैं और समांतर को श्रेणी, यानी कि जो प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम का फार्मूला होगा वो हम संधारित्र के लिए निकालेंगे। तो यानी कि अब यदि C बराबर C1 धन C2 लिखें तो ये संधारित्र के लिए समांतर श्रेणी जब रहेगा, जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे दो प्लेट, तब वहाँ पर दो संधारित्र समांतर क्रम में होंगे तब इस तुल्य धारिता है। और जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसके लिए 1/C करके फार्मूला लगता है 1/C1 धन C2। जबकि ये प्रतिरोध के लिए देखें तो ये समांतर क्रम का होता है। ठीक, चेंज हो जाता है थोड़ा सा, बस याद रखने के लिए हमको ये समझना रहेगा कि प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम है वो कैपेसिटर का समांतर क्रम है और जो कैपेसिटर का श्रेणी क्रम है वो प्रतिरोध का समांतर क्रम है, एक दूसरे के उल्टा। तो यहाँ पर दोनों जो कैपेसिटर थे वो श्रेणी क्रम में थे, इसलिए इसका तुल्य संधारित्र कितना आ जाएगा C1 C2 अपान में C1 धन C2। C1 और C2 का मान निकाल चुके हैं तो यानी यहाँ से C का मान हम निकाल सकते हैं। तो तुल्य धारिता भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ से C2 भी बदलेगा और C2 बदलेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी बदलेगा। तो उस आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होगा इसको हम निकालना चाहें तो E बराबर लिख सकते हैं, E क्या है
वोल्टेज आउटपुट बराबर E0 C1 अपान में C1 प्लस C2। अब C1 भी पता रहेगा, C2 भी पता और C1, ठीक। यहाँ से हम रख देंगे, इनपुट वोल्टेज तो पता ही रहेगा, तो आउटपुट वोल्टेज हमको बताता रहेगा। आउटपुट वोल्टेज को कैलिब्रेशन कर दिए हैं, जिससे हमारा लिक्विड का लेवल ज्ञात हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें। श्यानता का मापन, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता के मापन से पहले हमको श्यानता को जानना भी जरूरी होगा कि वाकई में विस्कोसिटी होती क्या है। विस्कोसिटी क्या है? एक तरीके का घर्षण है जो कि द्रव के परतों के मध्य काम करता है। साधारण शब्दों में देखें इसकी परिभाषा को तो क्या हो जाएगा कि विस्कोसिटी किसी गतिमान द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव की एक परत दूसरी परत के फिसलने का विरोध करती है। यानी द्रव का एक तल दूसरे तल को आगे बढ़ने में विरोध करती है, उसको रोकने का कोशिश करती है। द्रव का यही गुण क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। ये एक तरीके का घर्षण ही है जो कि द्रव की दो परतों के मध्य काम करता है, ठीक। मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, यहाँ पर मान लीजिए कोई द्रव बह रहा है, ठीक। अब ये नीचे की सतह है, तो नीचे की सतह से जो टच रहेगा लिक्विड का लेवल, जो लिक्विड का एक परत इस सतह से टच रहेगा, उसका वेग तो शून्य हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी शून्य रहेगी। अब इसका वेग चूंकि शून्य है, तो इसके ऊपर की जो परत होगी द्रव की, उसको भी ये रोकने का कोशिश करे, क्योंकि ये खुद रुकी हुई है, तो इसको भी रोकने का कोशिश, जिससे इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती। इसी प्रकार ये परत इस परत को रोकने की कोशिश करेगी और ये परत इस परत को, तो यानी एक दूसरे के ऊपर वाली परत को नीचे वाली परत रोकने का कोशिश करती है। द्रव का यही गुण क्या है? विस्कोसिटी। इस हिसाब से देखें तो जो सबसे ऊपरी की परत होगी उसकी वेलोसिटी सबसे अधिक होगी और जो सबसे नीचे का परत होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम, यानी कि सबसे नीचे वाले का सबसे कम शून्य होता है। यानी कि ध्यान दें तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो द्रव का वेग बढ़ता जाता है, ठीक। अब हमको विस्कोसिटी का मान निकालना हो, विस्कोसिटी कोफिशिएंट का मान निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? देखें, मान लीजिए कि द्रव का एक ये परत है जिसका वेग स्मॉल v है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वेग बढ़ता है। दूसरा परत मान लीजिए ये b है, अब यहाँ पर वेग बढ़ेगा, मान लीजिए डेल्टा v बढ़ जाए, तो यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा? v प्लस डेल्टा v। और दूरी यहाँ की मान लीजिए इधर नीचे से ये y थी, तो ऊपर बढ़ेगा तो मान लीजिए ये डेल्टा y बढ़ गया। एक परत से दूसरी परत के बीच की दूरी मान लीजिए डेल्टा y है। अब यहाँ पर जो बल लगेगा, ये बल ये परत लगाएगी, पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। इस बल को हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स या श्यान बल, जो कि द्रव की गति के विपरीत दिशा में होता है। जिस तरीके से फ्रिक्शन पिंड के गति के विपरीत दिशा में होता है, ठीक उसी प्रकार इस द्रव में भी द्रव के गति के विपरीत दिशा में श्यान बल होता है, यानी विस्कस फोर्स होता है। मान लीजिए कि द्रव के जो परत का क्षेत्रफल है वो कितना है? ए है, यानी उसका क्षेत्रफल जब ऊपर से देखेंगे तो वो कितना मान रहे हैं हम? कैपिटल ए। अब विस्कस फोर्स का मान किस पे डिपेंड करता है? वो इसकी सतह का जो क्षेत्रफल ए है इस पर डिपेंड करता है, इसके अनुपाती। और यहाँ पर यदि वेलोसिटी ग्रेडियंट देखें, यानी कि वेग प्रवणता को देखें, तो देखें कि डेल्टा y दूरी में वेग में कितना चेंजमेंट आ रहा है? डेल्टा v। डेल्टा y नीचे था तब वेग v था, डेल्टा y ऊपर चले गए, वेग v प्लस डेल्टा v होगा, यानी चेंज कितना हुआ? डेल्टा v। कितनी दूरी में? डेल्टा y दूरी में। तो डेल्टा v अपान डेल्टा y ये क्या हो जाएगा? वेग प्रवणता। दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वेग प्रवणता। या यूं कहें एकांक दूरी बढ़ने पर वेग में कितना परिवर्तन हुआ वही क्या कहलाएगा? वेग प्रवणता। तो यहाँ पर डेल्टा v दूरी बढ़ने पर कितना वेग में परिवर्तन हो रहा था? डेल्टा v। तो डेल्टा v अपान डेल्टा y क्या हो जाएगा? ये वेग प्रवणता। वेग प्रवणता के भी अनुपाती होता है हमारा ये श्यान बल, विस्कस फोर्स। तो इस तरीके से हम देख चुके हैं कि जो श्यान बल यानी विस्कस फोर्स होता है वो किसके अनुपाती होता है? सतह के क्षेत्रफल यानी F अनुपाती, ये F क्या है? विस्कस फोर्स। और यह भी अनुपाती होता है किसके?
वेग प्रवणता यानी डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई के दोनों को एक साथ लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यह अनुपाती हो जाएगा ए इंटू डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई। अब इस अनुपाती के चिन्ह को हटाएं तो कुछ हम कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट को यहाँ पर हम नीटा से दर्शा रहे हैं, या कहीं कहीं इसको म्यू से भी दर्शाया हुआ मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर नीटा से दर्शाया गया हुई चीज़ को। अब ये यह बराबर क्या हो जाएगा, माइनस नीटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा। नीटा माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि अभी हम देखें कि जो विस्कस फोर्स की दिशा होती है वो द्रव के वेग की विपरीत दिशा में होती है, इसलिए यहाँ पर नीटा को निगेटिव से दर्शाया गया है। ठीक, नीटा को हम श्यानता गुणांक भी कहते हैं और श्यानता भी कहते हैं। ध्यान दें, श्यानता गुणांक कहें या श्यानता कहें बात एक ही होती है, या तो विस्कोसिटी या विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दोनों बात एक ही हुई। यानी नीटा को हम श्यानता भी बोल सकते हैं और श्यानता का गुणांक भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एफ का फार्मूला यानी विस्कस फोर्स का क्या फार्मूला आ गया, एफ इक्वल टू माइनस नीटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई। अब यहाँ से यदि हम स्ट्रेस का मान निकालना चाहें, क्योंकि हम जानते हैं एफ अपान यही तो स्ट्रेस होता है, प्रतिबल, तो यानी कि इसको हम टाउ से दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए को इधर भेज देंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस नीटा डी वी अपान डी वाई। टाउ बराबर माइनस नीटा डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई। यदि यही डेल्टा वी या डेल्टा वाई बहुत कम है तो इसी को हम डी से भी लिखते हैं। तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, टाउ इक्वल टू नीटा डी वी अपान डी वाई, या एफ बराबर मिलेगा नीटा ए डी वी अपान डी वाई। ठीक, अब इस नीटा का मान निकालना चाहें कि नीटा वाकई में इसका क्या परिभाषा होता है, तो उसके लिए देखें। अभी पीछे देखे हैं कि एफ बराबर क्या था, माइनस नीटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई। यहाँ से हमको नीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से ये इधर भेज दें तो नीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान ए इंटू डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, नीटा बराबर माइनस में एफ अपान ए इंटू डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई। अब यदि ए का मान हम 1 मीटर स्क्वायर ले लें, यानी कि जो सतह का क्षेत्रफल है वो कितना, 1 मीटर स्क्वायर। डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई को भी हम 1 ले लें, यानी कि वेग प्रवणता भी यदि 1 हो जाए, तो अब इस ए का भी मान 1 रख दिए, डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई का भी मान 1 रख दिए, यानी नीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा नीटा बराबर। अब इसकी परिभाषा को देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक वह श्यान बल है जो एकांक क्षेत्रफल की दो परतों के मध्य एकांक वेग प्रवणता उत्पन्न करता है। ध्यान से सुने, नीटा बराबर आया माइनस एफ, कब आया, जब ए बराबर हम 1 मीटर स्क्वायर लिखे और वेग प्रवणता भी 1 लिए। तो यहाँ से इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि श्यानता या श्यानता गुणांक वह श्यान बल है जो एकांक क्षेत्रफल की दो परतों के मध्य एकांक वेग प्रवणता उत्पन्न कर देता है, वही क्या कहलाता है, श्यानता। अब इस श्यानता का मात्रक निकालना चाहें तो बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। एफ ए और वेग प्रवणता सबका मात्रक तो हमें पता ही है, सभी के मात्रक को रख दें तो ऑटोमेटिक नीटा यानी श्यानता का मात्रक निकल जाएगा। देखें, अब यहाँ से इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई ऊपर चला जाएगा, यानी कि एफ अपान ए डेल्टा वाई अपान डेल्टा वी लिख सकते हैं। वाई क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, एफ फोर्स है, श्यान बल है, बल का मात्रक न्यूटन, ए एरिया है मीटर स्क्वायर, सबके मात्रक को हम रख दें तो ये हो गया बल का मात्रक न्यूटन अपान ए मीटर स्क्वायर, और ये है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, और ये नीचे है वेग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। सेकंड ऊपर जाएगा, मीटर से ये मीटर कैंसिल, तो यानी यहाँ बचा क्या, न्यूटन, यहाँ बचा मीटर स्क्वायर और यहाँ बचा सेकंड, तो इसी को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये सेकंड, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर सेकंड। चूँकि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर एक इसका मात्रक, ये दाब का मात्रक होता है, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं,
तो इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोल सकते हैं। यानी कि नीटा का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड किसका मात्रक है, श्यानता का या श्यानता गुणांक का मात्रक है। ये तो SI मात्रक हो गया। अब यदि हमको सीजीएस मात्रक लिखना हो तो सभी काम सीजीएस मात्रक लिख देंगे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब सीजीएस में न्यूटन बल का मात्रक, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन, तो न्यूटन का स्थान पर लिख दिया डाइन। सेकंड तो सेकंड ही रहता है सीजीएस में भी और SI में भी। मीटर किस में चेंज हो जाता है, सीजीएस में सेंटीमीटर में, यानी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि नीटा का यानी श्यानता का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या इसी को हम पाइज भी कहते हैं। पाइज को अधिकतर हम ये डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना लिख करके नीटे के सीजीएस मात्रक को हम अधिकतर पाइज ही लिखते हैं। अब सीजीएस और SI में आपस में कन्वर्जन को देखना है तो हम निकाल सकते हैं। 1 पास्कल सेकंड क्या हो जाएगा, यानी कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को हमको डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखें, न्यूटन को हम डाइन में बदल दें तो 1 न्यूटन बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन। सेकंड को वैसे ही रहने दें, सेकंड ही। नीचे है मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो रख देंगे 100 सेंटीमीटर। अब पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ऊपर कितना 10 के पावर 5, नीचे क्या 100 और इसका स्क्वायर भी, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 10 के पावर 2 और 10 के पावर 2 का भी स्क्वायर कितना हो गया, 10 के पावर 4। तो यहाँ से आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 1 पास्कल सेकंड को हम क्या लिख दिए, डाइन में बदले तो 10 के पावर 5 हो गया, पर ये मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर 10 के पावर 4 हो गया। कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, ऊपर केवल 10 बचेगा। और डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम पॉइज भी लिखते हैं, तो यानी कि 1 पास्कल सेकंड बराबर 10 पॉइज लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1 पास्कल सेकंड बराबर 10 पॉइज, या 1 पॉइज बराबर लिखना चाहें तो 1/10 पास्कल सेकंड। और यदि इसी के विमीय सूत्र को निकालना हो तो विमीय सूत्र भी हम निकाल सकते हैं। एफ का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। ए एरिया है, एल के स्क्वायर हो जाता है, ये वाई लेंथ है, लेंथ को एल से लिखते हैं। वेग का विमीय सूत्र LT⁻⁻1 होता है। सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, ML इनवर्स T इनवर्स। ये हो जाता है विमीय सूत्र किसका, श्यानता का। अब श्यानता का डिपेंडेंट देखें कि टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि टेम्परेचर के बदलने से श्यानता में क्या चेंजमेंट आता है। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि श्यानता वाकई में निर्भर किस पे करती है। श्यानता को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक द्रव की श्यानता होती है, एक गैस की श्यानता। द्रव की श्यानता जो होती है वो द्रवों के आपस में मालिक ये कोहेशन फोर्स यानी कि संसंजन बल के कारण होती है। द्रव में जो श्यानता होती है किसके कारण होती है, संसंजन बल कोहेशन फोर्सेज के कारण होती है। अब जब द्रव का हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द्रव के मॉलिक्यूल दूर दूर हटने की कोशिश करेंगे, दूर दूर हटेंगे तो आपस में जो संसंजन बल है, संसंजन बल क्या होता है, एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। तो द्रव के अणु का जो आपस में फोर्स था वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। जो संसंजन बल का मान है टेम्परेचर के बढ़ने से वो भी घट जाएगा। क्यों, क्योंकि द्रव के कण दूर दूर हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जब कण दूर दूर हो गए तो संसंजन बल का मान कम हुआ, और संसंजन बल के कारण ही क्या होती है, द्रव की श्यानता। तो जितना अधिक संसंजन बल होगा उतना ही अधिक श्यानता होती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो संसंजन बल भी घटेगा, जिसकी वजह से श्यानता घट जाएगी। यानी कि द्रव की श्यानता तापमान बढ़ाने पर घट जाती है और तापमान कम करने पर बढ़ जाती है, जबकि गैसों की श्यानता इसकी उल्टा होता है। गैसों की श्यानता मॉलिक्यूलर मोशन के कारण होती है, आणविक गति के कारण, या मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी बोलते हैं इसी को, आणविक संवेग परिवर्तन। जो गैसों में श्यानता होती है वो अणुओं की गति या आणविक संवेग परिवर्तन के कारण होती है गैसों की श्यानता। अब जब गैसों का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे यानी तापमान बढ़ाएंगे
तो उसके जो कण हैं वो और रेंडमली मोशन करने लगेंगे और तेज़ी से गति करने लगेंगे, जिसकी वजह से उसके आपस में टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गैसों की सांद्रता तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। यानी गैसों की सांद्रता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि द्रवों की सांद्रता तापमान बढ़ाने पर घट जाती है। एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। गैसों की सांद्रता बढ़ेगी जबकि द्रवों की सांद्रता घटेगी। ओके, थैंक यू। आज यहीं तक। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। वंदे मातरम।